Hello students, this is the video solution of photoelectric effect and matter waves of the previous year questions. इसमें previous year में यानी 2006 से लेके 2020 including the COVID re-NEET वो सारे क्वेश्चन जो कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैटर वेव से पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस का मैंने वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। आप लोग सबसे पहले जो मैंने शीट नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी शीट को मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। पहले उसको आप डाउनलोड करेंगे, खुद से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी उस प्रॉब्लम को आप इस वीडियो सॉल्यूशन से दूर करेंगे। टॉपिक है हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स। इससे हर साल नीट में एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। सो आप सब लोग इसको ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द AIPMT 2006। इस क्वेश्चन बोला गया है कि अ फोटो सेल एम्प्लॉयज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इनटू, आपको बताना है कि यहाँ पर जो फोटो सेल है ये फोटो सेल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किस काम में लेता है, राइट। तो फोटो सेल में क्या होता है, लाइट गिरती है और वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो होती है। तो देखते हैं कि ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है। चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिक वोल्टेज, नो, फोटोसेल का काम इलेक्ट्रिक वोल्टेज में चेंज प्रोड्यूस करना नहीं है। चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ इल्यूमिनेशन इनटू चेंज इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, बिल्कुल सही बात है। जब चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगा तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे मेटल सरफेस से वो इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी वेरी करेगी। जब इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी वेरी करेगी तो सर्किट में करंट फ्लो होगा और यही फोटो सेल का काम होता है। सो दिस वुड बी योर आंसर। बाकी ऑप्शन रीड करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अगर आप रीड करना चाहो तो कर लीजिए कि द चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन इनटू चेंज इन द वर्क फंक्शन ऑफ द फोटो कैथोड। ऐसा कोई नहीं कर सकता कि वर्क फंक्शन को कैलकुलेट करे इस तरीके से। चेंज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट इनटू चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट, फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट से इलेक्ट्रिक करंट चेंज करे ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिफाइड करवाने के लिए एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के फोटोन्स फॉल होने चाहिए। तो अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो इंटेंसिटी बढ़ने पर इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, उससे सर्किट में फोटो करंट का वैल्यू बढ़ेगा और ऐसा केवल कौन से ऑप्शन में हो रहा है, आपके सेकंड ऑप्शन में। इसलिए यही आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन AIPMT 2006 में आया है। जैसे मैंने बोला था कि हर साल एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आता ही है, कभी कभी दो भी आ जाते हैं। बिल्कुल वही हो रहा है यहाँ पे कि व्हेन अ फोटोन ऑफ एनर्जी h nu, so photon has energy how much, h nu, falls on aluminum plate of work function E naught, photoelectron on the maximum kinetic energy K are ejected. If the frequency of radiation is doubled, then the maximum kinetic energy of the ejected photoelectron will be. तो देखो भाई, सबसे पहले ये जो पहली इंफॉर्मेशन दे रखी है इसको यूज करो। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन E इज इक्वल्स टू होता है h न्यू नॉट यानी वर्क फंक्शन। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के। तो यहाँ पर अगर आप देखो इनिशियली आपको दे रखा है कि जो फोटोन गिर रहे हैं उनकी एनर्जी h न्यू है इज इक्वल्स टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी के। ये तो बन गई आपकी पहली इक्वेशन, ये जो इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है यहाँ से। अब हम क्या करने वाले हैं कि फ्रिक्वेंसी को डबल कर रहे हैं। जब फ्रिक्वेंसी को डबल कर दोगे तो एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की 2h न्यू बन जाएगी। लेकिन क्योंकि मेटल वही है इसलिए वर्क फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। वर्क फंक्शन जब ही चेंज कर सकता है जबकि मेटल चेंज करे। तो मान लेते हैं नई काइनेटिक एनर्जी बन गई है के डैश, जिसके बारे में आपको कुछ बताना है। अब आप देखें यहाँ पर तो इन्होंने वर्क फंक्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं दिया है। फिर आप आंसर्स को देखें तो आंसर इन्होंने दिए हुए हैं ई नॉट की टर्म में और एच न्यू की टर्म में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एच न्यू और ई नॉट की टर्म में यानी जैसे भी आंसर दे रखे हो वैसे मैच करने पड़ेंगे। तो क्यों ना मैं एक काम करूँ कि यहाँ से
एच न्यू का वैल्यू उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं। जब यहाँ पुट करूंगा तो बन गया 2 टाइम ऑफ 5 प्लस के इज इक्वल्स टू 5 प्लस के डैश। यहां से जब फर्दर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा के डैश इज इक्वल्स टू 2 5 प्लस 2 के, और इस वाले को 5 को उधर लेके आ रहे हैं इसलिए -5, यानी मेरे पास में कितना आ गया इसका वैल्यू, दिस इज 2k प्लस 5। अब ये तो 2k प्लस 5 तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शन गलत है, ये इसका मतलब ये है कि हमने जो आंसर निकाले हैं वो आंसर निकाले हैं किसके, वर्क फंक्शन की टर्म में और काइनेटिक एनर्जी टर्म में। हो सकता है आंसर जो है वो एच न्यू की टर्म में दे रखा हो, तो अब आपको इसको एच न्यू की टर्म में सोचना है। तो क्यों ना मैं एक काम करूँ, एच न्यू की टर्म में सोचने के लिए ये जो मैंने सेकेंड इक्वेशन लिखी थी यहाँ पर, इस इक्वेशन को यहाँ लिख देता हूँ, 5 प्लस के डैश कर देता हूँ। राइट, 5 का एलिमिनेट करना है मुझे, अब इन दोनों को माइनस कर देता हूँ। राइट, जैसे ही माइनस किया तो 5 से 5 तो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया माइनस एच न्यू इज इक्वल्स टू के माइनस ऑफ के डैश, ये आ गया। यहां से अगर आप के डैश का वैल्यू निकालोगे बेटा तो के डैश का वैल्यू आ जाएगा के प्लस एच न्यू। तो आप देखिए बेटा अब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो जब आप देख रहे हैं तो अब ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी आपका ये आंसर बन जाएगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्योंकि आपको ई नोट की टर्म में भी आंसर दे रखा है, अब यहाँ ई नोट 5 को इन्होंने ई नोट बोला हुआ है, तो आप यहाँ के डैश की वैल्यू को चाहो तो 2k प्लस ई नोट बोल सकते हो। तो अगर ई नोट की टर्म में आंसर देना है तो ये वाला आंसर सही होगा, और अगर न्यू की टर्म में आंसर देना है तो ये वाला आंसर सही होगा। राइट, तो हमने दोनों आंसर निकाल के देखे तो हमने पाया कि दिस आंसर इज मैचिंग विद द गिवन ऑप्शन, सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए हो यहाँ तो एपीएमटी में आ गए 3 क्वेश्चन लगातार नॉर्मली 1 आता है, यहाँ तो 3 क्वेश्चंस पूछ लिए ना। द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन ऑफ एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन का आपको एनर्जी दिया हुआ है और आपसे मोमेंटम पूछा है। तुम जानते हैं एनर्जी को हम एम सी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो और एम सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एम सी इंटू सी, तो फिर इसकी वैल्यू को पी सी लिखा जा सकता है। तो जो मोमेंटम बनेगा दैट वुड बी ई बाई सी। अब E का वैल्यू दे रखा है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय C। अब 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1 इंटू मेगा मतलब 10⁻6, इलेक्ट्रॉन बोले तो 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन जैसे ये किया तो ये जो एनर्जी है ये जूल में कन्वर्ट हो गई, यानी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट हो गई। C का वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁻8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा कितना, यहाँ से पावर 6 पावर 19 तो 10⁻−13 और 10⁻−13 और ये 10 ऊपर लेके चले जाएंगे तो आप पास में 10⁻−13 और ये 10⁻−21 बन जाएगा। तो आप पास में आ गया 1.6 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁻−21। अब ऐसा तो ऑप्शन कोई मैच होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो चलो फर्दर करते हैं। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16/3 इंटू 10⁻−22। अब 16/3 करेंगे तो अराउंड 5 पॉइंट आप पास में आ जाएगा ये 3, तो अराउंड 5.3 इंटू 10⁻−22 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आएगा। अब आप मैच करवाने जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि ये इसके क्लोजेस्ट है, इसलिए आपका इसका आंसर बन जाएगा 4th ऑप्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, सो 3 क्वेश्चंस आ गए हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था बेटा एम्स 2006 में। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम मेटल इफ द इंसिडेंट लाइट हैज अ सर्टेन मिनिमम। तो हम जानते हैं कि अगर आपको किसी भी मेटल सरफेस से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाना है तो जो लाइट फॉल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी होनी चाहिए। सो न्यू मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू न्यू नॉट, राइट। सो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल्स टू न्यू नॉट, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होना चाहिए, इसलिए आपका आंसर ये होगा। अब गाइज यहां पर अगर मिनिमम वर्ड को हटा के
वो मैक्सिमम लिख देता, अगर मिनिमम वर्ड को हटा के वो मैक्सिमम लिख देता तो वेवलेंथ वाला आंसर बनता। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी का उल्टा वेवलेंथ है, तो फ्रीक्वेंसी शुड बी मिनिमम एंड वेवलेंथ शुड बी मैक्सिमम, राइट? एक पर्टिकुलर मैक्सिमम वेवलेंथ से कम वेवलेंथ होनी चाहिए, और फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो क्योंकि मिनिमम वर्ड यूज किया इन्होंने, इसलिए ये वाला आंसर बन रहा है। इन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन AAPMT 2007। इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज गिवन? A 5 watt source emits monochromatic light of wavelength this. So there is a 5 watt source जो कि monochromatic light निकाल रहा है and that has wavelength this. When placed 0.5 meter away, then it radiate photoelectrons. Okay, so when the source is moved to a distance of 1 meter, then the number of photoelectrons liberated. So guys, in this question it is given that this source has power this, wavelength of light is this, and in the first case it has placed at the distance of 0.5 meter. In the next case it has placed at a distance of 1 meter. And you need to comment on the number of photoelectrons liberated by the photosensitive light. We know that the photocurrent is inversely proportional to square of the distance. यानी अगर आप डिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाओगे तो डिस्टेंस बढ़ाने पर क्या होगा? जो नंबर ऑफ फोटॉन्स गिर रहे हैं उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। अगर नंबर ऑफ फोटॉन की क्वांटिटी कम हो गई तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, जिससे फोटो करंट का वैल्यू कम हो जाएगा। और वो जो रिलेशन होता है, दैट रिलेशन इज फोटो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब अगर आप ध्यान से देखें तो पहले डिस्टेंस थी 0.5 मीटर, बाद में डिस्टेंस हो गई 1 मीटर, यानी आपने डिस्टेंस की वैल्यू को डबल कर दिया। और आप जानते हैं कि अगर आपने डिस्टेंस की वैल्यू को डबल कर दिया है तो जो फोटो करंट की वैल्यू है वो 4 टाइम रिड्यूस हो जाएगी। और फोटो करंट की वैल्यू 4 टाइम रिड्यूस होने का मतलब ये हुआ कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो वैल्यू है वो 4 टाइम रिड्यूस हो जाना चाहिए, राइट? So that would be reduced by the factor of 4 and this would be your answer. I hope आपको समझ में आ गया होगा। Next question asked in AIPMT 2007. In this question it is given that the monochromatic light of frequency this. So you have the value of frequency produced by a laser. The power emitted is this. So now you have the value of the power also. The number of photon emitted on an average by the source per second. So guys, this question was totally formula based question. We know that the number of photons emitted is equals to the 5 into 10 power 24 joule inverse meter inverse into power into wavelength. अब आप बोलेंगे क्या हमें फॉर्मूला याद रखना है? द आंसर इज यस, क्योंकि अगर आपने ये फॉर्मूला याद नहीं रखा तो उस केस में आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। सो यू नीड टू क्रैम दिस फॉर्मूला। और यहाँ पर आप देखिए वेवलेंथ की टर्म में नहीं दे रखा है, तो पहले वेवलेंथ की टर्म में बना लेते हैं। सो आई कैन राइट इट एज 5 into 10 power 24. कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट यू नीड टू पुट द वैल्यूज इन ऐसा यूनिट सिस्टम इनटू पावर। पावर को अभी ये लेने देता हूँ, और लैम्डा, लैम्डा इज c by न्यू। कैसे? c is equals to nu lambda, so lambda is equals to c by nu. So if you substitute the values over here, then you would have 5 into 10 power 24 into power is 2 into 10 power minus 3, c speed of light 3 into 10 power 8, and the frequency is 6 into 10 power 14, right? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ ये 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया, फिर 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। सो माय आंसर वुड बी 5 into 10 पावर, देखिए 24 minus 3 21, 21 plus 8 29, 29 minus 14 यानी 15। इतने फोटॉन्स निकलेंगे यहाँ से पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर 2। So this would be your answer. Next question. This question was asked in AIPMT 2008.
In this question, you have given that the work function of a surface of photosensitive material is this. So you have the value of the work function. The wavelength of incident radiation for which the stopping potential is 5 volt lies in the range. आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 वोल्ट के अराउंड लेके आना है, तो उसके लिए जो लाइट गिरेगी उसका वेवलेंथ किस रीजन से लाया करना चाहिए, वो रीजन आपको बताना है। तो आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन E इज इक्वल टू होता है phi प्लस E इंटू VS। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो जो E का वैल्यू बन रहा है दैट इज phi इज 6.2 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपके पास में यहां बन गया 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी होती है वो इनमें से किसकी होती है या किस रीजन में लाई करती है? तो हम क्या देख रहे हैं कि 11.2 जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये आपका अल्ट्रावायलेट रीजन में राय करेगा। आपने स्पेक्ट्रम में इसको EM वेव्स वाले स्पेक्ट्रम में सबको आपने याद करा है, तो हमें पता है कि ये राय करता है इस रीजन में। अगर किसी ने याद नहीं करा है तो प्लीज एनर्जी लेवल्स को जरूर से याद कर लीजिएगा। क्लियर? दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन AIPMT 2009। देखते हैं क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में। इन्होंने बोला है कि द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फॉर लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, ठीक है, हायर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी यहां पर जो लाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी हायर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यानी हर फोटोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लायक है, राइट, इज प्रोपोर्शनल टू, और आप बताना है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स दे आर प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स जो गिर रहे हैं। अब नंबर ऑफ फोटॉन कितने गिरेंगे वो किस बात पर डिपेंड करेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर ऑब्वियस बातें नहीं करेंगे, न्यू माइनस न्यू का मतलब ही नहीं है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब ही नहीं है। नंबर ऑफ फोटोन जो यहाँ गिरेंगे वो डिपेंड करेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा इंटेंसिटी, क्योंकि इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो अगर आप एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट मानते हैं तो एक फोटोन की एनर्जी हो जाएगी एच न्यू, और अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स यहां पे गिर रहे हैं NP, ठीक है, तो आप इंटेंसिटी लिखेंगे I इज इक्वल्स टू NP H न्यू नॉट अपॉन AT। अब A अनचेंज्ड है, T अनचेंज्ड है, H अनचेंज्ड है, न्यू नॉट अनचेंज्ड है, तो अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा के ही तो बढ़ाओगे, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, राइट। दैट्स व्हाई योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी दिस ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन AIPMT 2009। इसमें दिया हुआ है द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस इज द वेवलेंथ is produced by helium neon laser. The power emitted is 9 milliwatt, so you have the power also. The number of photon arriving per second on average on the target irradiated by the beam. तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ फोटोन जो होते हैं जो यहाँ पे गिरेंगे, ठीक है, दैट नंबर ऑफ फोटोन NP लिखेंगे इसको, दैट हैज फॉर्मूला 5 into 10 power 24 जूल इनवर्स मीटर इनवर्स इंटू पावर इंटू लैम्डा। जब यहाँ पे सारी वैल्यू ऐसा ही यूनिट सिस्टम में पुट करोगे तो 5 into 10 power 24, ठीक है, इंटू पावर इज 9 मिली बोले तो 10 power -3, अब ये आ गया जूल पर सेकंड में, यानी SI में कन्वर्ट हो गया है, इंटू वेवलेंथ 667 इंटू 10 power -9। जैसे बेटा आप इसको सॉल्व करेंगे तो योर आंसर वुड बी 3 into 10 power 16। इतने फोटोन पर सेकेंड यहाँ पर फॉल हो रहे होंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर? दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन AIPMT 2009। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द फिगर शोज प्लॉट ऑफ फोटो करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल for a photosensitive surface for 3 different radiations. So you have given the 3 different radiations. Which of the following is correct statement? अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो A, B and C
3 डिफरेंट रेडिएशन दे रखे हैं। तो सबसे पहले इस ग्राफ को ध्यान से देखो। जब इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो सबसे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो सी का है। इसका मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी जो होगी वो सी की होगी, और बी और सी का एनर्जी सेम होगा। अब आप इंटेंसिटी की टर्म में बात करो तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है यहां पर देख के कि फोटो करंट जो सैचुरेट हो रही है वो बी और सी की सेम वैल्यू पे सैचुरेट हो रही है। नंबर ऑफ फोटोन यानी यहाँ पे बी और सी के सेम हो सकते हैं। और यहाँ देखिए कि सैचुरेशन करंट जो है वो इसकी कम है, यानी ए की इंटेंसिटी थोड़ी कम होनी चाहिए। अब आपको यहाँ ऑप्शन से आंसर का पता लगाना है। तो ये तो हमने प्राइमरीली जो ग्राफ में दिया हुआ है उसको एनालिसिस कर लिया। द कर्व बी एंड सी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बी एंड सी। अब देखो भाई, बी और सी सेम फ्रीक्वेंसी के कैसे हो सकते हैं? क्योंकि अगर बी और सी सेम फ्रीक्वेंसी के होते तो बी और सी का स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम होता। तो क्योंकि यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल बी और सी का अलग अलग है, बी का स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है और सी का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है, ये तो नहीं है सही। द कर्व ए एंड बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट इंटेंसिटी। अब कर्व ए एंड बी को देखो तो कर्व ए एंड बी में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा है सेम आ रहा है। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ रहा है, मेटल सरफेस सेम है यानी वर्क फंक्शन सेम है, इसका मतलब जो रेडिएशन फॉल हो रहे हैं उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। जबकि ये यहाँ पर क्या बोल रहा है? डिफरेंट, यानी कि यहाँ गलत बोल दिया इसने, तो ये भी झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन, the curve A and B represent incident radiation with the same frequency. Yes, this is the right statement because they have the same stopping potential but different intensity. Yes, this is also right. क्यों? क्योंकि A में आप देखेंगे तो A में सैचुरेशन करंट कम वैल्यू पे है और B में देखेंगे तो ज्यादा पर है। तो इनफैक्ट मैं बोल सकता हूँ कि B की इंटेंसिटी A से ज्यादा है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी सेम है क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ रहा है। सो दिस वुड बी योर राइट आंसर, राइट। अगर नेक्स्ट पार्ट को एनालिसिस करना चाहें तो कैसे एनालिसिस करेंगे आप? द कर्व बी एंड सी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बी एंड सी विद द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। सही बात है क्योंकि दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग आ रहा है। डिफरेंट इंटेंसिटीज, अब देखो बेटा, बी और सी का कर्व एक जगह पे जाके मीट कर रहा है, यानी इंटेंसिटी ऑफ बी को इंटेंसिटी ऑफ सी के इक्वल होना पड़ेगा, जबकि इसने यहां पर दिया क्या है? डिफरेंट, राइट। इस वजह से ये रॉन्ग हो गया है। सो योर फाइनल आंसर वुड बी द थर्ड ऑप्शन। क्लियर? दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन AIPMT प्री 2010। इस टाइम पर दो, मतलब प्री और मेंस दो होने लगे थे, इसलिए प्री यहाँ पे लिखा हुआ है। A source S1 is producing 15 photon per second of wavelength this. The another source S2 is producing this number of photons per second of wavelength this. और आप बताना है पावर ऑफ सोर्स 2 अपॉन पावर ऑफ सोर्स 1। तो आप देखिए, सबसे पहले समझिए, हमने बताया था आपको नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड जो होता है वो होता है 5 इंटू 10⁻24 जूल इनवर्स मीटर इनवर्स इंटू पावर इंटू लैम्डा। गाइस, आप देख रहे हैं कि इन्हीं सॉल्यूशंस में ये वाला फॉर्मूला कितनी बार मैंने यूज कर लिया है, यानी कि नीट में बार बार इसको पूछा जाता है, तो प्लीज इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। तो आप देखिए, अब हम लोग पावर को कंपेयर करने वाले हैं, तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये तो दोनों में सेम है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि पावर ऑफ सोर्स 1 अपॉन पावर ऑफ सोर्स 2 जो होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, यानी लैम्डा ऑफ सोर्स 2 डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ सोर्स 1 आ जाएगा, ठीक है। और आप देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ फोटोन, तो नंबर ऑफ फोटोन ऑफ सोर्स 1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ फोटोन ऑफ सोर्स 2 आ जाएगा। तो वेवलेंथ के बारे में बात करें तो बाद में वेवलेंथ हो रही है 5100, पहले वेवलेंथ हो रही है 5000, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है। बाद में पहले नंबर ऑफ फोटोन बात करें तो 10⁻15, बाद में बात करेंगे तो 1.02 इंटू 10⁻15। तो आप देख रहे हैं 10⁻15 से 10⁻15 कैंसिल आउट हो गया, 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो आप इसको फर्दर लिखेंगे तो लिख सकते हैं 51 डिवाइड बाय 50 इंटू 102 डिवाइडेड बाय 100। हमने पॉइंट को हटा दिया तो ऊपर 100 आ गया, तो ये 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया। आप देख रहे हैं ये यहाँ से 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो आंसर बन जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। सो दिस वुड बी योर आंसर। क्लियर? विच वन? दिस ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज आस्क्ड इन AIPMT प्री 2010. इसमें बोला हुआ है द पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड to stop the fastest photoelectron emitted by the nickel surface having the work function this when ultraviolet light falls on it must be. तो आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आप बताना है यहाँ पर कि द पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड टू स्टॉप द फास्टेस्ट मूविंग फोटो इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब सिंपल सी बात है, इस पूरी लाइन का मतलब कि आपको भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है. इसको थोड़ा घुमा के दे दिया इन्होंने. निकालना है स्टॉपिंग पोटेंशियल. ये वर्क फंक्शन दिया हुआ है आपको और लाइट का वेवलेंथ दिया हुआ है. तो आप जानते हैं बाय आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन E इज इक्वल्स टू होता है phi प्लस E इंटू वी एस. तो यहां से अगर आप E इंटू वी एस का वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा E यानी 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय वेवलेंथ विच इज 2000 एंगस्ट्रॉम. 200 नैनोमीटर दिया हुआ है एंगस्ट्रॉम में, मैंने इसको बदल दिया. माइनस वर्क फंक्शन 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो आप देख रहे हैं एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल आउट हो गया, 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया और ये बन जाएगा आपका 6.2. अब 6.2 में से अगर आप 5.01 माइनस करेंगे तो आपके पास में स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू आ गया E इंटू वी एस इज इक्वल्स टू 1.19. ठीक है, दैट इज 1.19 ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ आप देख रहे हैं E से E कैंसिल आउट हो जाएगा यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल इज अराउंड 1.2 वोल्ट. ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा. लेकिन हम जानते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव होता है, इसलिए हम लोग इस ऑप्शन को टिक नहीं करके इस वाले ऑप्शन को टिक करेंगे. सो योर आंसर वुड बी दिस. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन आस्क्ड इन AIPMT 2010. इस क्वेश्चन क्या दिया बेटा कि द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम excited state n is equals to 3 to ground state. ठीक है, and the photon thus emitted irradiate the photosensitive material. If the work function of the material is this, the stopping potential estimated to be. यानी आपको आसपास में आंसर देना है क्या होगा. तो सबसे पहले क्वेश्चन समझो कि इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है n इज इक्वल्स टू 3 से जंप कर रहा है कहां पर 1 में, और जो इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी निकल रही है उस एनर्जी को डाल रहे हैं हम लोग कहां पे, एक फोटोसेंसिटिव प्लेट के ऊपर. और आपको बताना है कि यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होना चाहिए और आपको दे रखा है वर्क फंक्शन. तो एक काम करें, एनर्जी निकाल लें. तो हम जानते हैं कि ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी होती है दैट इज -13.6. ये हुआ n इज इक्वल्स टू 1 पर. वैसे फॉर्मूला भी दिया हुआ है इन्होंने आपकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि नीट में तो अब वो आप लोगों की बहुत खातिरदारी करते हैं ना, इस वजह से. नेक्स्ट होता है आपके पास में इसके बाद में n इज इक्वल्स टू 2 और हम जानते हैं n इज इक्वल्स टू 2 में -3.4 होता है. और फिर नेक्स्ट दिया हुआ है आपको n इज इक्वल्स टू 3 और n इज इक्वल्स टू 3 में होता है अराउंड 1.51. अब इन दोनों का गैप निकालेंगे ना बेटा, तो इन दोनों का गैप निकल के आएगा आप पास में 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके ग्राउंड स्टेट में आएगा तो जो यहाँ से फोटोन निकालेगा उस फोटोन की एनर्जी हो जाएगी आप पास में 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. राइट, और ये जो एनर्जी होगी दैट वुड बी द वर्क फंक्शन यानी 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल E इंटू वी एस. तो जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आप पास में स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू आ जाएगा 7 वोल्ट. राइट, एंड योर आंसर वुड बी दिस ऑप्शन. ध्यान रखिएगा अगर यहाँ पर -7 दिया होता तो -7 को टिक करते हैं, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल में आपको जो कलेक्टर प्लेट होती है उसके ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ता है. लेकिन क्योंकि इन्होंने +7 दिया है इसलिए +7 टिक कर रहे हैं. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT प्री 2011 में पूछा है द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अकर ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट हैज मोर देन अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी. सो दिस वाज अ कद्दू क्वेश्चन, कुछ था ही नहीं इसमें. तो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन AIPMT प्री 2011. देखते हैं क्या दिया हुआ है. लाइट ऑफ टू डिफरेंट frequencies are different whose photons have energies this, yani one photon has energy this, another photon has energy this,
रेस्पेक्टिवली एलिमिनेट अ मेटल सरफेस ऑफ द वर्क फंक्शन दिस, यानी सेम मेटल सरफेस पे गिर रहे हैं सक्सेसिवली। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी, और आपको मैक्सिमम स्पीड का रेशियो बताना है। तो आप जानते हैं भाई कि E इज इक्वल्स टू होता है 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ m इंटू वी मैक्स का स्क्वायर। यानी यहां से अगर मैं लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट वी मैक्स एज आपके पास में E माइनस 5, ये तो चला गया, इंटू 2 डिवाइडेड बाय m, और इस पूरे का अंडर रूट, ऐसे लिख सकता हूं मैं, राइट। तो मेरे पास ये बना। अब फर्स्ट केस में जो मैक्सिमम स्पीड है लेट्स सपोज v1, सेकंड केस में मैक्सिमम स्पीड है लेट्स सपोज v2, इनका रेशियो बताना है। सो दैट रेशियो वुड बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, अब देखो बेटा 2 दोनों में सेम है, m दोनों में सेम है, इनको तो भूल जाओ, तो e माइनस 5 करना है। तो पहले केस में आप देखो तो आपको e दे रखा है 1, तो 1 माइनस 0.5 यानी आपके पास में आ जाएगा सिंपल 0.5। नेक्स्ट केस में आप देखो तो e दे रखा है आपको 2.5 और 5 दे रखा है 0.5, तो आ जाएगा आपके पास में 2। जैसे इसको आपने कैंसिल किया तो ये 4 टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो दिस रेशियो इज 1/2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सो सेकंड ऑप्शन वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन APMT प्री 2011। इसमें दिया हुआ है कि in a photoelectric emission process from a metal of work function, this work function is given in the question. The kinetic energy of the most energetic electron is this, then the corresponding stopping potential। तो आप जानते हैं बेटा E इज इक्वल्स टू होता है 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यानी E इंटू VS भी बोल सकते हैं, ठीक है। और आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है, तो अब आप देखें तो आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑलरेडी दी हुई है, यानी आप देखो तो इस इक्वेशन को भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एंड सिंपल आप लिख सकते हैं कि E इंटू VS का वैल्यू हो गया 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा 0.5 वोल्ट। अगेन वही बात बोलूंगा आपको मैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव में होता है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव में दिया हुआ है, नेगेटिव ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो भी हम इसको 0.5 वाले ऑप्शन को ही टिक करेंगे। अगर 0.5 और माइनस 0.5 दोनों दिया होता तो माइनस वाले को टिक करते। क्लियर भाई? दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन APMT प्री 2011। इसमें क्या दिया हुआ है कि अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ऑफ मास m emits a photon of frequency nu and nucleus recoils, the recoil energy will be। तो ऑब्वियस बात है रिकॉइल एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो भाई हमने क्या किया, यहाँ पर एक न्यूक्लियस लिया है, राइट, दिस न्यूक्लियस एज मास m, और ये रेस्ट में है। अब ये खुद ब खुद इसने क्या किया, दिस इज द इनिशियल सिचुएशन। अब खुद से इसने क्या किया, फर्दर सिचुएशन में इस न्यूक्लियस ने अपने अंदर से एक फोटोन को निकाल दिया जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है न्यू। तो उस फोटोन का कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि यहाँ E इज इक्वल्स टू एच न्यू या फिर mc², जिसको PC लिख सकते हो आप, यानी यहां से जो फोटोन निकला उसका मोमेंटम हो जाएगा आप पास में h न्यू बाय c, यानी फोटोन निकला किसी मोमेंटम p से। अब अगर ध्यान से देखो तो इनिशियली यहाँ ये न्यूक्लियस रेस्ट में था और किसी ने इसको आके हिट नहीं किया, खुद ब खुद ब्रेक हुआ है, यानी नो एक्सटर्नल फोर्स, तो मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। जब मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो जितना फोटोन का मोमेंटम होगा उतना ही मोमेंटम आपका इस रिकॉइल्ड मास का भी बनेगा। और हम जानते हैं कि इस केस में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी दैट इज p²/2m, और p का वैल्यू आपको पता है, हमने निकाला हुआ है h/c, तो ये वैल्यू पुट कर दोगे तो h² न्यू² डिवाइड बाय 2mc², और यही आपका आंसर होने वाला है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है ये। सो दिस इज गिवन इन द सेकंड ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है इसलिए मोमेंटम कंजर्वेशन हमने अप्लाई किया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन APMT प्री 2011। In Davison German experiment, the velocity
ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन कैन बी इंक्रीज बाय, वेलोसिटी कैसे बढ़ाओगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या दिया हुआ ऑप्शन में, इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एनोड एंड द फिलामेंट, सही बात है, पोटेंशियल डिफरेंस से तो वेलोसिटी आती है, यानी यही ऑप्शन आपका सही हो गया। चलो बाकी ऑप्शन भी रीड करते हैं। इंक्रीजिंग द फिलामेंट करंट, अगर फिलामेंट करंट बढ़ाओगे तो उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, लेकिन उनकी एनर्जी बढ़ाने का काम इसका नहीं होता है। ऐसे ही यहाँ डिक्रीज करने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होंगे। डिक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करने पर वेलोसिटी का वैल्यू कम होगा, इसलिए आपका जो सही आंसर जा रहा है दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 2011 में पूछा है इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर एक्सेलरेटेड बाय द वोल्टेज ऑफ 25 वोल्ट। इफ द वोल्टेज इज इंक्रीज टू 100 किलोवोल्ट देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन होती क्या है। दैट हैज डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इज हैविंग वैल्यू 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो हम सेकंड केस में डी ब्रोगली वेवलेंथ और फर्स्ट केस में डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर इनका रेशियो निकालेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ V2 बाय V1, V1 बाई V2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो V1 बाई V2। V1 का वैल्यू दे रखा है आपको कितना 25, V2 का वैल्यू 100, सो दिस वुड बी 1/2। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू आ रहा है पास में 2 टाइम ऑफ लैम्डा 2, ठीक है ना। अगर आप ध्यान देखो यहाँ पर तो लैम्डा 2 का जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज लैम्डा 1/2, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। इसका मतलब बाद में जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो पहली डी ब्रोगली वेवलेंथ से 2 टाइम्स डिक्रीज हो गई है। सो ये किस ऑप्शन दिया हुआ है आपका सेकंड ऑप्शन में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन AIPMT 2011 मेंस में भी आ गया, प्री में भी आ गया। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो सेंसिटिव मेटल इज दिस, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी न्यू नॉट आपको दिया हुआ है। इफ द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस, और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, is incident on the metal, then cutoff voltage for the photo electric emission यानी stopping potential पूछा है। तो आप जानते हैं stopping potential होता है E into Vs is equals to E minus of phi, या फिर H nu minus of nu naught। तो यहाँ stopping potential का वैल्यू बन जाएगा आप पास में H यानी 6.6 into 10⁻⁻34 इंटू न्यू यानी 8.2 माइनस 3.3 इंटू 10⁻14 डिवाइडेड बाय E 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब इसको सॉल्व करेंगे गाइस तो इसका वैल्यू आ जाएगा नियरली 2 वोल्ट, इसलिए आपका आंसर आएगा 2 वोल्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT मीन्स 2 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट N टू द ग्राउंड स्टेट, द वेवलेंथ ऑफ सो एमिटेड illuminated a photosensitive material having the verb function this. If the stopping potential of the electron is 10 volt, then the value of n. तो सबसे पहले देखो बेटा, हम जानते हैं आइंस्टीन इक्वेशन होती है E is equals to phi plus E into Vs। अब आपको यहाँ क्या दिया हुआ बेटा, वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.75 और स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है 10। तो आप पास में जो एनर्जी का फोटोन आ रहा होगा वो होगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये एनर्जी का फोटोन कौन से एनर्जी लेवल से आया है आपको ये बताना है। तो आप जानते हैं हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट, इसकी एनर्जी -3.6, उसके बाद में आती है एनर्जी आपकी -3.4, ठीक है। यहाँ n का वैल्यू 1, यहाँ पे 2, -3.4, इनका गैप आता है 10.2, लेकिन गैप लेके आना है अपने को 12.75। फिर आप नेक्स्ट एनर्जी लेवल लेंगे 3, तो 3 में होता है -1.51, यानी ये आ जाएगा 12.75 से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है।
यानी ये भी नहीं होगा। फिर आप आ गए n इज इक्वल्स टू 4 पर, तो 4 में होता है माइनस 0.85। तो आप देख रहे हैं अगर इन दोनों को माइनस करेंगे, यानी कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन को जंप करा दिया n इज इक्वल्स टू 4 टू 13.6, तो आपके पास में जो फोटोन निकलेगा उसका एनर्जी आ जाएगा 13.6 माइनस 0.85, which is exactly 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन जो जंप किया होगा वो जंप किया होगा n इज इक्वल्स टू 4 से, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 4। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज asked in AIPMT pre 2012. Monochromatic radiation emitted when electron on hydrogen atom jump from first excited state to the ground state. हम जानते हैं कि जब भी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर जंप करेगा तो जो एनर्जी निकलेगी फोटोन की वो एनर्जी हो जाएगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी फोटोन की एनर्जी हो गई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ दिस irradiate the photosensitive material, the stopping potential is measured to be this, और आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा है। तो हम जानते हैं कि E इज इक्वल्स टू होता है फाई प्लस E इंटू वी एस। तो यहां से वर्क फंक्शन निकालेंगे तो एनर्जी कितनी आई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस ऑफ E इंटू वी एस करेंगे तो 3.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ रहा है 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम जानते हैं कि ये जो फाई होता है इसका वैल्यू होता है H इंटू न्यू नॉट, दैट इज इक्वल्स टू 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो न्यू नॉट का वैल्यू निकालेंगे बेटा तो आ जाएगा 6.63 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34, राइट। तो आप देख रहे हैं तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ऑलमोस्ट कैंसिल आउट हो गया। सो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर 15 हर्ट्स, एंड दिस वुड बी योर आंसर। और ये किस ऑप्शन दिया हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन। सो दिस वुड बी योर द राइट आंसर। क्लियर? This question was asked in AIPMT pre 2012. A 200 watt sodium street lamp emits yellow light of wavelength this, assuming that 25% efficient converting electrical energy to the light, the number of photons of yellow light it emits per second. तो efficiency आपको दे रखी है 25%। तो हम जानते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स जो होते हैं दे आर 5 इंटू 10 पावर 24, ऐसा यूनिट मिलेंगे। पावर दे रखी है 200 और वेवलेंथ दे रखा है 0.6 इंटू 10 पावर माइनस 6। इतने यहाँ पर टोटल फोटोन निकल सकते हैं, लेकिन एफिशिएंट दे रखी है 25%। 25% का मतलब क्या हुआ 1/4। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 1.5 इंटू 10 पावर 20 photons per second. Clear? So your answer would be the third option. Next question. This was asked in AIPMT pre 2012. इसमें दिया हुआ है कि an alpha particle move in a circular path of radius. So you have the value of the radius. In the presence of the magnetic field, this यानी magnetic field भी आपको दिया हुआ है। The de Broglie wavelength associated with the particle will be. सबसे पहले डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है। तो आप देखिए अल्फा पार्टिकल अगर घूम रहा है किसी सर्कुलर ट्रैक में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, सो एम वी स्क्वायर बाई आर शुड बी इक्वल्स टू द मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी। वी से वी कैंसिल आउट हो गया, तो एम वी यानी मोमेंटम शुड बी इक्वल्स टू क्यू बी आर। तो सबसे पहले हमने निकाला मोमेंटम। अब हम जानते हैं कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। तो यहां आ जाएगा h अपॉन पी यानी कि क्यू बी आर। नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ h 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34। यू हैव द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल
अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है, इसके ऊपर चार्ज 2 टाइम ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 multiply by magnetic field. Magnetic field is given as 0.25, ठीक है, multiply by radius that is given as 0.83 into 10⁻⁻2. सबको हमने किस में कन्वर्ट किया है? यहाँ पर सबको हमने SI यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट किया है, राइट? ओके, तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 0.01 एंगस्ट्रॉम। मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स को स्किप किया हूँ गाइस, आई होप आप लोग मैथमेटिक्स तो कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन APMT 2012। इसमें दिया हुआ है कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम पासेस फ्रॉम 5th एनर्जी लेवल टू द ग्राउंड लेवल। 5वें से पहले पे आ रहा है। The velocity of the atom acquired as a result of the photon emission. You need to find out the velocity. M is the mass of the atom, R is the Rydberg constant, and H is the Planck constant. तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि जो एनर्जी होती है वो होती है -RCH, क्योंकि हम लोग यहाँ हाइड्रोजन एटम ले रहे हैं तो Z का वैल्यू 1 बन गया, बाय n²। तो यहाँ जो फोटोन निकलेगा उसका एनर्जी कितना हो जाएगा? तो उसका एनर्जी आ जाएगा RCH 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, यानी आपस में एनर्जी आ गई 24/25 ऑफ RCH, ये एनर्जी आ गई। क्लियर? और हम जानते हैं ये फोटोन की एनर्जी है। फोटोन की एनर्जी है तो फोटोन का मोमेंटम हो जाएगा P इंटू सी। सी से सी कैंसिल आउट हो गया, यानी मोमेंटम ऑफ फोटोन आपस बन गया कितना? 24/25 ऑफ RH। ये आया आपस में मोमेंटम ऑफ फोटोन। अब होगा क्या बेटा? यहां पर एक एटम से ये फोटोन निकला है और एटम का मास दिया हुआ है आपको m। अगर यहां से कोई फोटोन निकलेगा किसी मोमेंटम p को लेके, तो ये जो प्रोसेस है इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगा है ही नहीं, यानी मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। तो यहाँ ये जो एटम रिकॉइल करेगा वो सेम मोमेंटम से रिकॉइल करेगा, यानी ये जो आपस में मोमेंटम ऑफ फोटोन आया है यही मोमेंटम ऑफ एटम बनेगा। सो दिस शुड बी इक्वल्स टू m इंटू वी, जहां पर m क्या है? मास ऑफ एटम। तो यहां से अगर आप v का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो v का वैल्यू आ रहा है आपके पास में 24RH डिवाइडेड बाय 25m, ये वैल्यू निकल के आ रही है, राइट? और देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रही है। इट इज मैचिंग इन द थर्ड ऑप्शन। क्लियर भाई? सो गाइज, दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो सॉल्यूशन ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स। एक्चुअली इसका लेंथ काफी ज्यादा हो रहा है, इस वजह से मैंने लेंथ को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर 2 पार्ट में इसको प्रोड्यूस करने का प्लान बनाया है। तो नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही इसका रिलीज कर दूंगा और उसका लिंक आपको इसमें डाल दूंगा। क्लियर?